Welcome to all. Myself Vaishnav Gampar, and today we are going to study the topic that is peptization from the physical pharmaceutics too. So what is meant by peptization? So question arises first. Peptization यानी क्या होता है? Peptization यानी it may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. ये तो हुई बुक की डेफिनेशन। बट मेन मीनिंग यानी क्या होता है जो आपको मुझे बताना है। तो मतलब आप इस डायग्राम से देखिए। सो सबसे पहला जो बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी प्रोसीजर होती है ये, जहाँ पर हम एक रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल वे एक रिएक्शन कैरी आउट करेंगे जहाँ पर दो रिएक्टेंट है। ठीक है, तो पहला है डिस्पर्शन मीडियम, लिक्विड होता है। ठीक है, उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट ऐड करेंगे। अब प्रिसिपिटेट क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे रिएक्टेंट है, एक डिस्पर्शन मीडियम और दूसरा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट, दैट इज़ फेरिक हाइड्रोक्साइड। जो रिएक्शन अभी रिएक्शन जो है हमारी कैरी आउट होंगी, बट उसकी फास्ट रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एक कैटलिस्ट चाहिए। मतलब हम यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? FeCl3, दैट इज फेरिक क्लोराइड। जी, यहाँ पर आप देख सकते हो पिंक कलर के यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है पार्टिकल्स, एंड ग्रीन कलर के यानी फेरिक क्लोराइड के पार्टिकल्स है। डिस्पर्शन मीडियम में हमने उसे डाल के रखा है। अब हमने सारे जो केमिकल्स है डाल दिए हैं, बट नाउ वी हैव टू शेक इट विगरसली। शेकिंग के प्रोसीजर के बाद इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे कोलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले दो बातें याद रखिएगा। हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट क्या यूज़ किया है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो क्या है? फेरिक क्लोराइड। ओके गाइस, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये जो है ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक कोलाइडल पार्टिकल है, जहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फेरिक क्लोराइड, जो कैटलिस्ट हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसकी जो फेरिक आयन की लेयर है वो अब्जॉर्ब हो गई है, मतलब चिपक गए हैं फेरिक आयन्स यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में तो कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक आयन है, और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज़ किया है FeCl3, तो वहाँ पर भी Fe है। तो फेरिक आयन जो है ये दोनों इसमें कॉमन है, इस वजह से यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, तो फेरिक क्लोराइड का जो फेरिक है वो आकर यहाँ पर अटैच हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है, जिस वजह से चिलेशन की जो प्रोसीजर होती है ना, सेम वैसी प्रोसीजर है। ओके, तो आई होप कि इस तरह से ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया हो, और इसी तरह से हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल का सॉल्यूशन है वो बनता है, एंड इसी पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। सो सिंपल है गाइस, आप देख सकते हो डेफिनेशन में भी वही बोला है, एक छोटी सी प्रोसीजर है जिसमें प्रिसिपिटेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय शेकिंग। मैकेनिज्म क्या है? शेकिंग इट विथ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए जाएंगे तब। ओके, सो यहाँ पर क्लियर है आपका पॉइंट। अब हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं इस पेप्टाइजेशन पर्पस के लिए, तो उन्हें हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, और ये जो मेथड है ये वाइडली यूज़ किए जाती है ताकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट जो है वो हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर पाए, इसलिए ये प्रोसीजर जो है वो यूज़ किए जाती है।
और थर्ड पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रिसिपिटेट जो होता है हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट जो होता है वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोलाइट के वन ऑफ द आयन को। जैसे फेरस वहाँ पर कॉमन आयन था, तो फेरस हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड ने क्या किया था, यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि क्या है वो पॉइंट, फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है वो क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उसमें से किसी एक आयन को अपनी तरफ अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब यानी वो सिर्फ जाकर वहाँ पर चिपक जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे जाकर चिपक जा रहा है और जिस वजह से ये एक चिलेट मतलब एक कोलाइड फॉर्म कर जाता है। और यही बात थर्ड पॉइंट में बताई हुई थी, ठीक है। और इस तरह से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। पेप्टाइजिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, ठीक है। एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। एक आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में ये सारे पार्टिकल्स का हार्ड केक फॉर्म ना हो और ये जब आप डिस्पर्स करते हो तो इजीली डिस्पर्स हो पाए डिस्पर्जन मीडियम में। इस वजह से पेप्टाइजेशन जो प्रोसीजर है वो सबसे ज़्यादा अहमियत उसे मिलती है, ओके, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो, शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी हो। ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate substance, the particle absorb one type of ion of electrolyte and get dispersed due to electrostatic repulsion। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो है वो किसी भी एक आयन को अपनी तरफ खींच लेगा जिसकी वजह से कोलाइड फॉर्म होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी एक आयन को अपनी तरफ खींचेगा और जिस वजह से कोलाइड फॉर्म होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के बाद जो डिस्पर्शन मीडियम है वो अच्छे से हम अगर शेक करेंगे तो क्या होगा, इजीली डिस्पर्स होंगे सारे पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो वहाँ पर कैरी आउट होगा, यही रीज़न है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो पाएंगे, जिसके वजह से इसी प्रोसीजर की वजह से वहाँ पर कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी कभी कभी लग जाता है, ओके। जो हमने एग्जाम्पल देखा है वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम अभी पेप्टाइजेशन के। जैसे फेरिक क्लोराइड का हमने अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा है, ठीक है। जब हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट फेरिक हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तब क्या होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है और वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होगा, ओके। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन बी पेप्टाइज्ड बाय शेकिंग। शेकिंग के प्रोसीजर से ही ये सॉल्यूशन बनेगा। एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये प्रिसिपिटेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका प्रिसिपिटेट जो है वो सिल्वर आयोडाइड है और आपका जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सिल्वर नाइट्रेट या फिर पोटेशियम आयोडाइड आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो ये हुए एग्जाम्पल्स आपके पेप्टाइजेशन प्रोसीजर के। एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द पेप्टाइजेशन इज़, हम जब भी पेप्टाइजेशन प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे तब हमें दो बातें सबसे ज़्यादा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली थिंग दैट वी हैव टू यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट ओनली, क्योंकि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है तो उनके जो आयन से एक दूसरे से टाइटली अटैच नहीं होंगे, जिस वजह से जब हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। सो आपको यही याद रखना है कि आपका जो प्रिसिपिटेट होगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुई होना चाहिए। देन द सेकेंड पॉइंट इज़, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमें फॉर्म कराना है उन पर आयंस होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा तो वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो सॉल्यूशन में होंगे उन्हें वो न्यूट्रलाइज कर देगा और आपके कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। So this was all about your peptidization process, and the reference is taken by Martin, Physical Pharmaceutics 2, and CVS Subramaniam, second edition of Vallabh Prakashan. And I hope guys you have been completely cleared your topic of the peptidization, and thank you। ऐसे ही आप मुझे फॉलो करते रहिएगा और हम अच्छे से सारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज़।